हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। रोज की तरह आज फिर से एसएससी जीडी 2021 में जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आपको सॉल्व कराने वाला हूं, जो कि इस बार एसएससी जीडी 2022-23 के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और आज के हर एक सवाल में आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और रोज सुबह मॉर्निंग में आपको 9 बजे रीजनिंग की प्रीवियस ईयर की क्लास चल रही है, आप उसको अटेंड कीजिए। और शाम में मैथमेटिक्स का जो क्लास चल रहा है आप उसको देखिए। आप इस दोनों क्लास को रेगुलर अटेंड करिए, इससे आपका मैथ और रीजनिंग काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। बोला गया है एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए, बी और सी की क्षमताओं का अनुपात 2:3:5 है। ठीक है, एक साथ कार्य करते हुए वे कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बी और सी इसी कार्य के 80% हिस्से को करने में कितने दिनों का समय लेंगे। ठीक है, तो ये तीनों की कार्य क्षमताओं का अनुपात दे दिया है। ये है, ठीक है, और बी है, अगला आपका सी है। ए का 2 है, बी का 3 है और सी का कितना है 5 है। ठीक है, ये तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में कर रहे हैं 15 दिनों में। तो यहां से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, टोटल वर्क हम निकाल लेंगे, कुल काम निकाल लेंगे, क्योंकि ये तीनों की कार्य क्षमताओं को पता है और कर रहे हैं 15 दिन में। ठीक है, तो 15 गुना कुल कार्य क्षमता, तो ए का है 2, बी का है 3 और सी का है 5। इन तीनों को जोड़िए तो 2 और 3 5 और 5 10। तो कुल कार्य आपका कितना निकल गया 15 दहे के 150। ठीक है, कुल काम आपका निकल गया टोटल वर्क 150। ठीक है, अब बी और सी इस कार्य के 80% हिस्से को कितने समय में करेंगे। तो आप 150 का, ठीक है, 150 का 80% निकालिए 80%। ठीक है, 80% निकाल लिए इस प्रकार से। तो बी और सी इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो बी का कार्य क्षमता कितना है 3 है और सी का कार्य क्षमता 5। कुल कार्य क्षमता दोनों का कितना हो गया 8। तो 8 से यहाँ भागा कर दीजिए। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, फिर ये 8 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या 15 बचा, यानी कि बी और सी कुल काम के 80% हिस्से को 15 दिन में कर लेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा 15 डेज। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका आंसर आप निकालिए, इसका सही आंसर क्या होगा। क्या बोला गया है इसमें, दो धनात्मक संख्याएं ए और बी, जहां ए बी से बड़ा है, ए ग्रेटर देन बी का अनुपात दे रखा है 11:8। ठीक है, यदि ए के 7 गुने बी के 4 गुने का अंतर 225 है तो 2a प्लस 3b का मान कितना होगा। ठीक है, 2a प्लस 3b का मान कितना होगा। तो ए और बी का रेशियो दे रखा है, देखते हैं, ये इस टू बी बराबर कितना लिखा हुआ है 11:8 दे रखा है। ठीक है, 8 दे रखा है। अब बोला कि ये के 7 गुना, ये का कितना 7 गुना, तो ये है मेरा 11। ठीक है, इसका आप 7 गुना करिए, कितना हो जाएगा 11 7 77। ठीक है, ये का 7 गुना किया 77 आ गया। और बी का 4 गुना बोला है। ठीक है, तो बी का इसमें 4 गुना कर दीजिए, तो 8 का 4 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 32। तो नया रेशियो कितना आ गया 77 और 32। इन दोनों का अंतर आपको दे रखा है 225। इन दोनों का जो अंतर है डिफरेंस वो कितना दे रखा है 225। तो यूनिट में देखिए अंतर कितना है, इन दोनों के बीच यूनिट में कितना अंतर है 77 और 32 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 45। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 45 और एक्चुअल में अमाउंट में कितना अंतर है 225। ठीक है, तो ये 45 जो है वो 225 के बराबर है। अब इसको कैंसिल करिए, देखिए 45 से 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू 5 आ गया। अब यहां से हम ए का वैल्यू निकाल लेंगे और बी का भी निकाल लेंगे। तो ए का पहले कितना था 11 था। ठीक है, तो ए का 11 यूनिट था, तो 1 का यूनिट आ गया 5, तो 11 का कितना हो जाएगा 55। ठीक है, तो ए का कितना था 55 था। ठीक है, और बी का पहले था कितना 8, तो 1 बराबर 5, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा 5 से गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 40। तो बी बराबर कितना हो गया 40। तो आपसे पूछा क्या है, पूछा है कि 2a प्लस 3b का मान कितना होगा। तो ये के का मान कितना है 55, तो 2a का मान कितना हो जाएगा, तो 2 से गुना कर दीजिए, 2 से गुना कर दीजिएगा कितना हो जाएगा 55 गुना 110। ये 2a का मान हो गया और 3b का मान, और b कितना आया है 40 आया है, इसका 3 गुना करिए, 40 का 3 गुना करिएगा कितना हो जाएगा 4 3 12 120। इन दोनों का मान कितना है, तो अब 110 और 120 इन दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 230 हो जाएगा। ठीक है, 230 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप हल करिए एकदम आसान तरीके से, शॉर्ट तरीके से। ठीक है, कैसे आप इसको समझ सकते हैं आसानी से। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर चीजें आपको अच्छी से समझ में आ रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में शेयर भी कीजिएगा। अब इसका आंसर निकालिए आप लोग कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्या बोला है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करने पर एक कार को एक निश्चित दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं। ठीक है,
उसी दूरी को 1.5 घंटे में 1.5 आवर में तय करने के लिए इस कार की चाल कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो एक दूरी को तय करने में कितना लगता है, 4 घंटा लगता है। तो यहां से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, यहां से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे और डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो आपका स्पीड दे रखा है कितना, 60, और कितना देर में तय कर रहा है, 4 घंटे में। तो यहां से आपका निकल जाएगा कुल दूरी कितना हो जाएगा, 240 240 हो जाएगा। ठीक है, अब इस दूरी को ये 1.5 घंटे में तय करना चाहता है। ठीक है, 1.5 आवर में, तो उसका स्पीड क्या होना चाहिए। ठीक है, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस मेरा कितना निकल के आया, 240। इसको तय करना चाहता है 1.5 घंटे में, 1.5 आवर में, जो कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। अब इसको कैंसिल कीजिए, पॉइंट जब हटाइएगा तो 1 जीरो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इसको कैंसिल कीजिए। ठीक है, 3 से कैंसिल कीजिए, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, 800। फिर 5 से इसको कैंसिल कीजिए, 5 से कैंसिल कीजिएगा, 16 × 5 = 80, यानी कि 160 आ रहा है। ठीक है, तो ये 160 के स्पीड से चलना होगा, तभी वह 1.5 घंटे में ये दूरी को तय कर लेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 160 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, और ये सवाल जो है वो सारे सवाल बहुत बेहतरीन लेवल के, इसलिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगले सवाल पर। इस सवाल का आप आंसर करिए। देखिए क्या बोला गया है, 50 किलोमीटर की चाल से चल रही 345 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक्स इसकी विपरीत दिशा में 76 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी वाई को 22 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी वाई 950 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। ठीक है, तो ये आ गया आपका ट्रेन वाला सवाल। और ट्रेन में आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा कि जब ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, विपरीत दिशा में, तो उसका लेंथ यानी कि लंबाई और स्पीड दोनों जुड़ जाता है। ठीक है, और अगर यदि सेम डायरेक्शन में चले तो लेंथ आपका जुड़ जाता है, लंबाई और स्पीड घट जाता है। इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो पहले लाइन से हम ट्रेन वाई का लेंथ निकाल लेंगे, लंबाई। देखिए इसमें ट्रेन एक्स का लंबाई दे दिया कितना, 345 मीटर दिया हुआ है और उसका स्पीड भी दिया हुआ है। अब यहां से लिखते हैं। ठीक है, ट्रेन एक्स का लंबाई दे रखा है कितना, 345, और ट्रेन वाई का लंबाई हमको नहीं पता है क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, विपरीत दिशा में, तो दोनों की लंबाई को जोड़ना पड़ेगा। तो ट्रेन एक्स की लंबाई 345, ट्रेन वाई की लंबाई हमको नहीं पता है, तो ट्रेन वाई की लंबाई हम वाई मान लेते हैं। ठीक है, बटा इन दोनों की स्पीड को जुड़ जाएगा, विपरीत दिशा में तो स्पीड जुड़ जाएगा। ट्रेन एक्स का स्पीड है कितना, 50, और ट्रेन वाई का स्पीड कितना है, 76। इन दोनों को जोड़िए, कितना आ जाएगा, 6, 126 आ जाएगा, 126। लेकिन ये किलोमीटर में है। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, और इसमें आपको सेकंड में करना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। अब इसको कैंसिल करिए, 18 से 126 कितना बार में जाएगा, 7 बार में, 18 सत्ते 126, तो 7 × 5 कितना हो जाएगा, 35। ये इन दोनों ट्रेन का क्या आ गया, रिलेटिव स्पीड आ गया। ठीक है, 35 मीटर सेकेंड, ये दोनों का रिलेटिव स्पीड आ गया, ट्रेन एक्स और ट्रेन वाई का। तो यहां हम लिखेंगे कितना, 35। कुल दूरी बटा स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, टाइम। दूरी बटा चाल बराबर क्या होता है, समय, और समय कितना है, 22 सेकंड में पार करता है। ठीक है, बराबर हम लिखेंगे 22। तो यहां से हम ट्रेन वाई की लंबाई निकाल लेंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। देखिए 345, ठीक है, 345 प्लस का वाई बराबर 35 × 22, तो 35 × 70, और 35 × 70 और 7 77, 770 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या करिए, y बराबर लिखिए। y बराबर क्या हो जाएगा, ये 345 जो है उधर जाके घट जाएगा। ठीक है, तो 345 को 770 में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 425। ठीक है, कितना आ जाएगा, 425। ये निकल गया आपका ट्रेन वाई की लंबाई 425 मीटर। ध्यान में रखिएगा, ट्रेन वाई की लंबाई 425 मीटर। और आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि रेलगाड़ी वाई 905 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, तो ट्रेन वाई जो है वो खुद की लंबाई और पुल की लंबाई, ये दोनों की लंबाई को तय करेगा। तो इसका कुल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 425 होगा, प्लस पुल की लंबाई कितना है, 905। इन दोनों को आप जोड़िए, 5 × 5 = 10, 2 और 1 3, 9 और 4 13, निकल गया आपका कुल डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कुल निकल गया। ठीक है, तो यहां से आप निकाल लीजिए क्या, टाइम। यहां से ट्रेन वाई का स्पीड भी हमको पता है और डिस्टेंस भी पता चल गया। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटा क्या, स्पीड। तो डिस्टेंस कितना निकल के आया, ये ट्रेन वाई और पुल इन दोनों की लंबाई का योग है। ठीक है, ये कुल लंबाई, और ट्रेन वाई का स्पीड कितना है, 76 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ये 76 यहां लिखें बटा 76, तो डिस्टेंस बटा स्पीड बराबर टाइम निकल जाएगा। लेकिन ये 76 जो है वो किलोमीटर में है, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 5/18 से इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, अब इसको कैंसिल करिए। अब जब कैंसिल करिएगा तो 1330 ऊपर में, ठीक है, बटा कितना हो जाएगा, 76 और गुना 5, और ये 18 जो है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा गुना कितना, 18। अब इसको कैंसिल करते हैं 5 से। ठीक है, 5 से इसको कैंसिल करिए
5 दूना 10, 3 बचा यानी 33, 5 छके 30, फिर 30 हो गया, 5 छके 30, 266। अब ये 76 और 266 ये 19 से कट जाएगा, ठीक है। 19 से काटिए, 19 चौक 76 और 19 से इसको काटिए, 19 से कम 19, 7 बच गया यानी 76, 19 चौक 76, 14 हो गया। अब फिर इसको काटिए, 2 से काटिए 2 बार में, 2 से काटिए 7 बार में, फिर 2 से इसको काटिए 18 को 9 हो जाएगा। तो बचा ऊपर में क्या, ये 7 बचा और ये 9 बचा, ठीक है। तो 7 गुना 9 कीजिएगा कितना हो जाएगा, 63, ठीक है। 63 सेकेंड, 63 सेकेंड में ट्रेन वाई जो है वो पुल को पार कर लेगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। काफी अच्छा सवाल था, ये बेहतरीन सवाल था। इस टाइप का क्वेश्चन अगर यदि आप खुद से कर ले रहे हैं तो एग्जाम में भी कर लीजिएगा, कुछ इसी प्रकार से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसका आंसर निकालिए। ये एवरेज का सवाल है, देखते हैं क्या बोला गया है। विवाह के समय एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष है, ठीक है। विवाह के समय पति पत्नी की औसत आयु कितना है, 25 वर्ष है। तो इसकी दोनों की हम कुल आयु निकाल लेंगे, ठीक है। हस्बैंड प्लस वाइफ, इन दोनों की कुल आयु विवाह के समय कितना था, 50, क्योंकि एवरेज है 25, तो 2 व्यक्ति हैं तो कितना हो जाएगा, कुल आयु 50 हो जाएगा। विवाह के समय ये आयु है, ठीक है। 7 वर्ष बाद उनका 2 वर्ष का एक बच्चा है। वर्तमान समय में परिवार की औसत आयु कितनी है, तो 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद प्लस का 7 हस्बैंड भी हो जाएगा और प्लस का 7 वाइफ भी हो जाएगी, और 2 वर्ष का बच्चा है तो ये भी जुड़ जाएगा। तो कितना प्लस हो गया, 7 और 7 और 2, 7 और 14 और 2 16। तो इसमें 50 में आप 16 जोड़ दीजिए तो ये परिवार की कुल उम्र निकल जाएगी वर्तमान में। तो 50 और 16 कितना हो जाएगा, 66। लेकिन आपसे पूछा एवरेज, ठीक है। तो कुल है 66 और कुल व्यक्ति कितना है, 3, तो 3 से इसको भाग कर दीजिए, पति पत्नी और बच्चा। तो इसको काट दीजिए, कितना बार में जाएगा, 22 दिया 66, 22 वर्ष जो है ये परिवार की औसत आयु हो जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसका आंसर निकालिए। देखिए क्या बोला गया है, कोई राशि साधारण ब्याज की 12% वार्षिक ब्याज दर पर कितने समय में दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। क्या बोल रहा है, कोई धनराशि है 12% की रेट से कितने समय में 2 गुनी हो जाएगी, टाइम आपसे पूछा है। तो देखिए ये हो गया आपका क्या, प्रिंसिपल यानी मूलधन, और ये हो गया आपका अमाउंट यानी मिश्रधन। और बोला गया है कि मूलधन का 2 गुनी हो जा रहा है मिश्रधन, यानी अगर मूलधन 1 था, ठीक है, तो अमाउंट कितना हो जा रहा है, 2 गुनी यानी 2 हो जा रहा है, ठीक है। तो 1 से हो गया कितना, 2, तो कितना ब्याज हम दिए, 1 हम ब्याज दिए प्लस का 1, 1 रुपया ब्याज दिए। अब आपका यहाँ ब्याज निकल गया, मूलधन भी पता है और दर भी पता है, तो समय निकाल सकते हैं, ठीक है। तो समय बराबर क्या होता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं कि टाइम बराबर क्या होता है साधारण ब्याज में। तो ब्याज गुना 100, ब्याज कितना मेरा निकल गया है, 1 रुपया, ठीक है। तो 1 गुना 100 हो गया, ठीक है। और मूलधन, मूलधन कितना है, 1, हम मूलधन माने कितना 1, तो 1 और गुना दर, दर मेरा कितना है 12%, तो 12 से यहाँ गुना कर दीजिए। अब इसको कैंसिल कीजिए, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको ऐसे ही रहने देते, ठीक है। 100 बटा कितना 12, 100 बटा 12 ये आपका ईयर आ गया, ठीक है, साल में आ गया। तो इसको साल और महीना दोनों में बदलिए, क्योंकि ये पूरा कटेगा नहीं, ठीक है। तो 100 को जो 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना नजदीक जा सकते हैं, तो 12 8 96, 96 तक जा सकते हैं। तो ये आ गया आपका 8 क्या वर्ष, 8 ईयर आ गया, ठीक है। और देखिए बचा कितना 4, 96 और 4 100 होता है, 4 बच गया यानी कि 4 महीना, ठीक है, 4 मंथ, 8 साल और 4 महीना। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरीके से रेशियो से करिए, ठीक है, यूनिट मान के, आपका सवाल आसान होगा, कैलकुलेशन लंबा नहीं होगा और जल्दी और कम समय में आप सवाल को हल कर पाएंगे, ठीक है, जो कि एग्जाम में ऐसा ही अप्रोच होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर, अगले क्वेश्चन पर। इसका आंसर निकालिए। क्या बोला गया है, ए का मानसिक वेतन बी के मानसिक वेतन से 20% अधिक है, और आगे बोला गया है सी का मानसिक वेतन बी के मानसिक वेतन से 25,000 अधिक है। तो हम इसको रेशियो में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ हम लिखते हैं ये, ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं बी, A/B। ये का जो मानसिक वेतन है बी के मानसिक वेतन से 20% अधिक है, तो हम बी का मान लेते हैं कितना 100, तो ये का कितना हो जाएगा 120, क्योंकि ये जो है वो बी से 20% अधिक है। अब इसको रेशियो में बदल लीजिए, 20 छक 20 से और 20 पचे 100, ठीक है। तो रेशियो कितना आ गया 6:5। अब आगे देखिए, सी का मानसिक वेतन बी के मानसिक वेतन से 25,000 अधिक है। जो सी है, ठीक है, सी जो है वो बी से 25,000 अधिक है। अब इसको एक्स में मान लीजिए, ठीक है। ये का हो गया कितना मानसिक वेतन 6x और बी का मानसिक वेतन कितना 5x। तो सी का जो है मानसिक वेतन वो बी के मानसिक वेतन से 25,000 अधिक है, तो बी का मानसिक वेतन कितना है 5x, प्लस इसमें 25,000 जोड़ देंगे तो सी का मानसिक वेतन निकल जाएगा, ठीक है। सी का ये मानसिक वेतन निकल गया। अब क्या बोला है, उन सबका कुल मानसिक वेतन 2,65,000 है। इन तीनों का मानसिक वेतन आपको दे रखा है, तीनों का दे रखा है। तो ये का है 6x, बी का है 5x और सी का ये निकल के आया। इन तीनों का अगर जोड़ देंगे, इसको भी
तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 2,65,000 के बराबर, क्योंकि ये तीनों की मासिक वेतन दे रखा है 2,65,000। ठीक है, अब यहां से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए x को जोड़ लीजिए, ये 6x और 5x 11 हो गया, और फिर 5x कितना हो जाएगा 16, 16x बराबर कितना हो जाएगा, और ये 25,000 है, उधर या घट जाएगा ये 2,65,000 में, तो कितना आ जाएगा आपको 2,40,000, 2,40,000 आ गया। अब इसको कैंसिल करिए, ठीक है, इसको कैंसिल करिए, 8 से 8 दूना 16, 8 तिया 24, कितना आ गया 30,000। ठीक है, 2 से फिर कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 15,000, यानी कि x का वैल्यू कितना निकल के आ गया मेरा 15,000 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू 15,000 आ गया। अब यहां से हम ए का भी, बी का भी और सी का भी तीनों का वेतन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है, सी का वेतन ए के वेतन से कितना % अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, तो हम केवल ए और सी का निकालेंगे। ठीक है, तो ए का मासिक वेतन कितना है, ये 6x आया है। ठीक है, तो x का वैल्यू 15,000, तो 6x का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 छके 90 गुना हो जाएगा, 90,000 आ जाएगा आपका क्या ए का मासिक वेतन। ठीक है, अब सी का मासिक वेतन क्या है, सी का मासिक वेतन आपका ये है 5x प्लस 25,000। ठीक है, 5x प्लस 25,000, तो x का वैल्यू कितना है 15,000, तो ये 5x की जगह x का वैल्यू रख दीजिए 15,000, तो 5 से ये गुना हो जाएगा 15 पचे 75 और ये 25,000, कुल मिलाकर के सी का मासिक वेतन कितना हो जाएगा 75,000 प्लस 25,000 1 लाख हो जाएगा, कितना 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया सी का मानसिक वेतन आ गया। कैसे आया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, x का वैल्यू रख के लाए। अब देखिए सी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, तो सी का वेतन कितना है 1 लाख और ए का वेतन है 90,000, तो कितना अधिक है 10,000 अधिक है। ठीक है, 10,000 अधिक है सी का वेतन ये से, तो आपको परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, तो जिससे बोलेगा उसका नीचे लिखेंगे, ये से अधिक है तो बटा ये वाला लिखेंगे नीचे 90,000, 10,000 बटा 90,000 परसेंटेज में निकालना है तो गुना 100 से करिए। ठीक है, अब ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल हो गया, बचा कितना, इस चीज को हम यहाँ लिखते हैं नीचे। ठीक है, 100 बटा 9 बचा, 100 बटा 9। अब इसको पूर्णांक में लिखिए क्योंकि आंसर आपको पूर्णांक में है। ठीक है, तो 9 से देखिए कितना बार हो जाएगा, 9 एकम 9, 1 बच गया 10, फिर 9 एकम 9, 1 बच गया, ऊपर में 1 हो जाएगा बटा 9, यानी 11.1/9% इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपका दिया हुआ है। तो काफी ये बेहतरीन क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, और उतना ही आसान तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को हल किया। ठीक है, एकदम आराम से, ताकि आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आए। अब चलते हैं अगले सवाल पर। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, और साथ में अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए। जितना आप हमें सपोर्ट कीजिएगा उतना ही मैं ऊर्जा के साथ आपको भी एग्जाम के लिए तैयार करूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप आंसर निकालिए। क्या बोला गया है, 2310 लोगों को 3 पार्टियों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहली पार्टी के 1/2, दूसरी पार्टी के 1/3 और तीसरी पार्टी के 1/6 के लोगों की संख्या बराबर हो, तो ये तीनों बराबर हो जाएं। तो पहली पार्टी हम मान लेते हैं ये, ठीक है, इसका 1/2 जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है, बराबर दूसरी पार्टी हम मान लेते हैं बी जो कि 1/3 बोला है, 1/3 बराबर तीसरी पार्टी मान लेते हैं सी और इसका कितना 1/6, ये तीनों आपस में बराबर है। तो हम ये किसके बराबर कर सकते हैं, के के बराबर, यानी ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहां से हम ये बी और सी इन तीनों का रेशियो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहां हम लिखेंगे ये (b (c), ये तीनों का रेशियो हो गया। तो ये बराबर क्या होगा, ये जब उधर जाएगा, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये बराबर आपका हो जाएगा 2। उसी प्रकार से बी उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो बी का वैल्यू आ जाएगा 3 और सी में भी उसी प्रकार से, तो सी हो जाएगा आपका 6। ये तीनों का रेशियो आ गया। ठीक है, इस अनुपात में पार्टी में लोग विभाजित हैं। अब देखिए कुल लोग है कितना, 2310 है, कितना है 2310 है, और रेशियो में कुल कितना है 2 और 3 5 और 6 11, यानी ये 2310 जो है वो 11 के बराबर है, तो 1 के बराबर हम निकाल सकते हैं, इसको कैंसिल करिए। ठीक है, तो 11 दूना 22, 1 बच गया, 11 एकम 11, 210 आ गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना 210, तो पार्टी ए में कितने लोग हैं 2 यूनिट हैं, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 210 से इसको गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 210 गुना 2 420, पार्टी ए में 420 लोग। अब पार्टी बी में कितना लोग हैं 3 यूनिट है, ठीक है, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना 210, तो 3 यूनिट का 21 तिया 63, 630 लोग पार्टी बी में है, यानी दूसरी पार्टी में। और पार्टी सी में कितने लोग हैं 6 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू 210, तो 6 यूनिट का 21 छक 26 से 126 पर 1 जीरो, ठीक है, 1260 हो जाएगा। तो ये तीनों पार्टियों में कितनी संख्या में लोग हैं 420, 630 और 1260 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये काफी बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, आप एक बार इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करने का कोशिश करिएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले सवाल पर। इसका आंसर करिए। बोला गया है एक वस्तु को 5800 में बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को 2200 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, तो लाभ
ज्ञात कीजिए। तो कितना लाभ हो रहा है ये आपसे पूछा गया है। 5800 में बेचने पर जितना लाभ होता है उसी वस्तु को 2200 में बेचने पर जितना हानि होता है ये उसके बराबर है। तो आपसे पूछा है कि लाभ कितना है। तो देखिए इस टाइप के सवाल में आप क्या कीजिए, दोनों के विक्रय मूल्य को जोड़िए और 2 से भागा कर दीजिए, आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा। पहली विक्रय मूल्य कितना है 5800, ठीक है 5800, और दूसरी विक्रय मूल्य कितना है 2200 है, 2200 है, ठीक है। तो कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8000, दोनों को जोड़िएगा कितना आ जाएगा 8000, ये कुल विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। इसको आप 2 से भाग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 4000, ये 4000 आ जाएगा आपका क्या कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्रय मूल्य आपका निकल के आ गया 4000 और विक्रय मूल्य कितना है 5800 में बेचा है, ठीक है। 5800 में बेचने पर होने वाला लाभ आपसे पूछा है, बोला कि लाभ ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य कितना है 4000 और बेचा है कितना, सेलिंग प्राइस है 5800, ठीक है। तो कितना का लाभ हो रहा है, इन दोनों के बीच का अंतर 1800, लाभ कितना हो रहा है 1800। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1800। ये आपका ट्रिक है। इस टाइप का जब भी सवाल आए कि इतने में बेचने पर होने वाला लाभ इतने पर बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, तो लाभ ज्ञात करें या क्रय मूल्य ज्ञात करें, आप दोनों बोलेगा तो दोनों भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आप इस सवाल को अगर बेसिक से भी करना चाहते हैं तो वो भी तरीका बता देते हैं। तो विक्रय मूल्य कितना है, पहली केस में 5800, ठीक है 5800 है, हम क्रय मूल्य मान लेते हैं x, तो विक्रय मूल्य में हम क्रय मूल्य घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा लाभ, जो कि पहले में लाभ हो रहा है, और ये जो लाभ है वो इस हानि के बराबर है जो 2200 में बेचा गया है, ठीक है। तो हम यहाँ इसको लिखते हैं क्या x यानी क्रय मूल्य माइनस आपका लिखेंगे क्या विक्रय मूल्य, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा हानि निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों हो गए बराबर। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, अब ये माइनस का x उधर जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा यानी 2x हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2200 माइनस का 2200 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 5800 में 2200 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8000 आ जाएगा, ठीक है 8000। अब इसको यहाँ कैंसिल कीजिए 2 से, कितना आएगा 4000, x का वैल्यू कितना आ गया 4000, यानी कि क्रय मूल्य मेरा कितना निकल के आ गया CP 4000। तो आपसे पूछा है कि लाभ ज्ञात कीजिए, तो विक्रय मूल्य मेरा पहले कितना था 5800 और क्रय मूल्य कितना आया 4000, तो अंतर कितना है 1800 का, तो यही इसका लाभ है 1800, ठीक है। आई होप दोनों तरीका आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उसको अपना सकते हैं। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसका आंसर निकालिए। देखिए क्या बोला गया है, 16% की छूट देने के बाद 16% का लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार को 210 रुपया क्रय मूल्य की वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए, ठीक है। तो 16% डिस्काउंट देने के बाद 16% का लाभ अर्जित करने के लिए 210 रुपये का क्रय मूल्य का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो आपको ये पता होगा कि पहले क्या होता है क्रय मूल्य यानी सीपी के बाद क्या होता है एमपी यानी मार्क प्राइस जिसको बोलते हैं अंकित मूल्य, उसके बाद आपका होता है सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। जब किसी वस्तु का जो लागत होता है वो यहाँ निर्धारित किया जाता है, ठीक है। इस पर कुछ परसेंटेज बढ़ा करके मार्क किया जाता है जिसको हम बोलते हैं अंकित मूल्य। अब जब अंकित मूल्य पर कुछ डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है, तो वो निकल के आ जाता है आपका क्या सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो इसमें आपका क्रय मूल्य दे रखा है कितना 210, सीपी आपका है 210, और इसमें बोला कि 16% लाभ अर्जित करने के लिए, तो 210 का 16% लाभ अर्जित करना चाहता है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 210 का 116%, ठीक है 116/100, क्योंकि 16% का ये लाभ चाहता है, ठीक है। ये आपका निकल गया क्या विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य कब निकलता है, जब हम अंकित मूल्य पर कुछ डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये डिस्काउंट देने के बाद ये विक्रय मूल्य इतना आया है, ठीक है। और डिस्काउंट कितना दिए 16%, यानी कि ये जो टोटल लिखा हुआ है 210 गुना 116/100, ये आपका 16% डिस्काउंट देने के बाद है। तो 16% डिस्काउंट दिए हैं तो बेचे कितना में है 84 में, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 84 बराबर, तो अंकित मूल्य निकालने के लिए गुना 100 करेंगे तो आपका ये निकल के आ जाएगा क्या अंकित मूल्य मार्क प्राइस, ठीक है। तो ये 100 से ये 100 कैंसिल, ठीक है। अब इसको काटिए 21 से, 21 देंगे 210 और 21 चौक 84, फिर इसको काटिए 4 से, 4 दूना 8, 3 36, 9 चौक 36, तो 10 गुना 29 कितना हो जाएगा 290, ठीक है। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना था 290 था, ठीक है 290, ध्यान में रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये भी बढ़िया सवाल था, केवल इसमें समझना था, ठीक है बेसिक कॉन्सेप्ट को। अब आते हैं अगले सवाल पर, इसका आंसर निकालिए। ये भी काफी बेहतरीन सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए क्या बोला गया है, एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं 800 में खरीदी, ठीक है, जिसमें से 40% को 10% की हानि पर बेच दिया है, ठीक है। कुल खरीदा कितना 800, यहाँ इसको समझते जाइए, 800 खरीदा जिसमें से वह 40% को 10% हानि पर बेच दिया है, ठीक है। तो 800 का अब 40% निकालिए, ठीक है। 800 का 40% निकालिएगा कितना आ जाएगा 8 चौके 32, 320 आ जाएगा, ठीक है 320 आ जाएगा। इतने वस्तुओं को ये 10% हानि पर बेच दिया, ठीक है। यानी ये 320 जो वस्तु है इसको 10% हानि पर बेचा है, तो बेचा कितना में 90% में, ठीक है। तो ये 320 का 90% कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 दूना 18 और 9 27 और 1 28, 288 में बेचा है, ठीक है। अब आगे पढ़िए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष वस्तुओं पर प्रतिशत लाभ कितना होना चाहिए, यानी कि ओवरऑल ये कितना प्रॉफिट चाहता है 12% का, ठीक है। तो ये कुल मेरा क्रय मूल्य कितना है 800, कुल क्रय मूल्य 800 है,
ठीक है। तो इसमें 12% लाभ जोड़ दीजिए, तो 12 और 96 यानी कि कितना हो जाएगा 896 मेरा कुल ये निकल गया क्या विक्रय मूल्य। ठीक है, कैसे निकालें, 800 का 12% निकाल के जोड़ दिए कितना आएगा 896 आ जाएगा। ठीक है, तो ये निकल गया मेरा कुल कितना विक्रय मूल्य निकल गया। अब क्या बोला है कि जो शेष वस्तुएं बची है उस पर कितना लाभ प्रतिशत होना चाहिए। तो शेष वस्तुएं कितनी बची है, देखिए 800 में 320 को बेच दिया है। ठीक है, तो शेष कितना बचा है, तो 800 में 320 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा 480। ठीक है, 480 वस्तु बचा है और विक्रय मूल्य अब कितना बचा है, तो कुल विक्रय मूल्य था कितना 896, जिसमें से 288 हम बेच चुके हैं, तो बचा हुआ विक्रय मूल्य कितना है, तो 896 में 288 को आप घटा दीजिए। ठीक है, 896 में 288 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा आपका, देखिए घटाते हैं 8 और 8 16, 8 और 1 9 यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है, 6 2 8 608। ठीक है, बचा हुआ विक्रय मूल्य कितना है 608 है, ध्यान में रखिएगा बचा हुआ विक्रय मूल्य 608 है और बचा हुआ क्रय मूल्य कितना है 480 है। ठीक है, यानी कि 480 वाली वस्तु को अब 608 में बेचना पड़ेगा। तो कितना लाभ पर बेच रहे हैं, ठीक है, तो 480 वाली को 608 में बेच रहे हैं तो कितना लाभ हो जा रहा है 128। इन दोनों का अंतर लीजिएगा कितना आएगा 128। 128 लाभ पर बेच रहे हैं तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है, ये बची हुई वस्तु का क्रय मूल्य 480। 480 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो इसको कैंसिल कीजिए, 1 0 से 1 0, 16 से कैंसिल कीजिए, 16 3 48, 16 से ये 8 बार में जाएगा 128, अब कैंसिल नहीं होगा तो बचा कितना 80 बटा 3, बचा मेरा 80 बटा 3% इतना लाभ हुआ। अब आप इसको पूर्णांक में बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं, देखिए 3 दूना 6, ठीक है, 2 20 हो गया, 3 छक 18, ठीक है, 2 बचा यानी 2 बटा 3 हो जाएगा, 26.2 बटा 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो काफी बेहतरीन सवाल था ये। इस टाइप का क्वेश्चन अगर यदि आप खुद से सॉल्व कर ले रहे हैं इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, इसी तरीके से आपको कंटिन्यू करना है। तो काफी अच्छे तरीके से मैंने हर चीजों को अलग करके आपको बताया है ताकि हर एक चीज आपको आसानी से समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मेरा एक ही एम रहता है कि जितना क्वेश्चन बताऊं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपका सारा क्लियर कर दूं ताकि एक भी कंफ्यूजन आपका ना रहे। ठीक है, अब आप इसका आंसर करिए, इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर क्या होगा। गोविंद, रहीम और सुधीर नामक 3 व्यक्ति एक कार्य को क्रमशः 8, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो कौन कौन है, गोविंद है तो जी केवल लिखते हैं, रहीम है आर लिखते हैं, सुधीर है एस लिखते हैं। गोविंद आपका कर रहा है कितना दिन में 8 दिन में, रहीम कर रहा है 12 दिन में और सुधीर कर रहा है कितना दिन में 15 दिन में। अब इन सभी का एलसीएम लीजिएगा कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक है, तो गोविंद की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी 15 8 120 15, और रहीम की कार्य क्षमता 10 आ जाएगी और सुधीर की कार्य क्षमता 8 आ जाएगी। ठीक है, अब ये तीनों जब मिल जाएंगे तो कितने समय में काम को पूरा कर देंगे। तो कुल काम कितना है 120 है, कुल काम 120 और कुल कार्य क्षमता कितना है, इन तीनों की कार्य क्षमता को जोड़ दीजिए 15 और 10 25 और 8 33, तो 33 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैंसिल कीजिए 3 से 11 बार में, 3 से 4 बार में यानी 40 बटा 11 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आपका दे दिया है। ठीक है, तो ये आसान सवाल था, इसको कर सकते थे। अगले सवाल पर आते हैं, इस क्वेश्चन का आप आंसर करिए। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बेहतरीन क्वेश्चन है। डेटा देख करके आप क्वेश्चन को छोड़ मत दीजिएगा क्योंकि जब इस तरीके से डेटा दिया हुआ रहता है तो कहीं ना कहीं ये कैंसिल हो जाता है। ठीक है, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना है। देखिए क्या बोला गया है, कोई दुकानदार 912 में एक पंखा बेचकर 14% का लाभ प्राप्त करता है और 1012 में एक अन्य पंखा को बेचने पर 8% की हानि होती है, तो उसका समग्र लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो एक को बेचा 912 में जो 14% का लाभ हुआ, दूसरे को बेचा 1022 में जिस पर 8% की हानि हुई है, तो ओवरऑल इसका प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है। तो देखिए 912, ठीक है, कितना बेचा है 912 वाली वस्तु को 14% लाभ पर बेचा है, यानी ये 912 जो है वो 114 बराबर है। ठीक है, 114 बराबर तो हम 100 बराबर निकाल सकते हैं, तो यहां से आपका क्या निकल जाएगा क्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये 114 से कितना बार में कैंसिल हो जाएगा 8 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 8 बार में तो 8 गुना 100 800 आपका निकल गया क्या क्रय मूल्य निकल गया पहली वस्तु का। ठीक है, पहली वस्तु का सीपी निकल गया। दूसरी वस्तु को कितना बेचा 1012 में, 1012 में दूसरी वस्तु को बेचा है। ठीक है, जिस पर 8% की हानि हुई है, यानी कितना में बेचा है 92 में बेचा है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, यहां से दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य निकल जाएगा। अब इसको कैंसिल कीजिए 92 से, 92 एकम 92, ठीक है 9 बच गया 2, फिर 92 एकम 92, 11 बार में ये कैंसिल हो जा रहा है, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया 1100 रुपया। ठीक है, 1100 दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य निकल के आ गया, दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इस प्रकार से निकाल लिए। अब क्या कीजिए, इन दोनों वस्तु का क्रय मूल्य देखिए कितना हो गया। ठीक है, 1100 प्लस 800 कितना हो जाएगा 1900, ये दोनों वस्तु का क्रय मूल्य और ये दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, तो एक को बेचे 912 में और दूसरे को बेचे कितना में 1000
12 में, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा 1924 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1924। तो ये आपका निकल गया कुल विक्रय मूल्य और ये आपका कुल क्रय मूल्य। तो कितना लाभ हो रहा है, अधिक में बेच रहे हैं 1900 वाली वस्तु को 1924 में बेच रहे हैं, तो कितना लाभ हो रहा है 24 का लाभ हो रहा है। तो लाभ गुना 100 परसेंटेज में निकालना है, बटा क्रय मूल्य कितना है 1900। इसको आप कैंसिल करिए, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, तो बचा कितना, केवल 24/19 बचा, ठीक है। जब आप इसको पूर्णांक में लिखिएगा तो कितना हो जाएगा 19 एकम 19 और 5 24, यानी 1.5/19% का लाभ हो रहा है ओवरऑल कुल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा और काफी अच्छे तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है, ठीक है। अगर ये सब चीजें अच्छी से समझ में आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, साथ में शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं और आज के सेशन का सबसे खतरनाक सवाल, ये सवाल को देख के पसीना छूट जाएगा, ठीक है। ऐसा सवाल है ये, लेकिन मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि ये सवाल आपके लिए चुटकियों में हल करने के जैसा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप पूरा देखिएगा, अंत तक छोड़ के मत जाइएगा। देखिए पढ़ते हैं, एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दी गई एक धनराशि पर 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन उस राशि से 72.8% अधिक है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है। तो यहां से आप क्या समझ में आया कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जो धनराशि उधार दी गई है, ठीक है, 3 वर्षों में वो मिश्रधन के रूप में 72.8% बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है 72.8%। तो यहाँ आप इसको मान लीजिए पी प्रिंसिपल रेशियो से इसको देखिए कैसे आसानी से हल करते हैं। इसको मान लीजिए प्रिंसिपल और इसको मान लीजिए अमाउंट को ए लिखे, ठीक है। तो मान लीजिए कि पहले मेरा जो मूलधन था वो कितना था 100 रुपया, ठीक है। तो 3 वर्षों में ये 72.8% बढ़ जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक है। तो कितना बढ़ के हो जा रहा है अमाउंट, 100 में 72.8 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा 172.8 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जब पॉइंट हटा दीजिएगा तो इधर जीरो आ जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। 1000 अनुपात कितना हो जाएगा 1728 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको देखिए, ऐसा कितने वर्षों में हो रहा है 3 वर्षों में, ठीक है, 3 वर्षों में हो रहा है। तो देखिए 1000 और 1728 ये किसी का क्यूब है, ये 1000 जो है वो 10 का क्यूब है, ठीक है। और ये जो 1728 है ये 12 का क्यूब है। तो 3 वर्षों में जब वर्षों में दिया हुआ रहता है तो आप वहां क्यूब कीजिए, ठीक है, अमाउंट का और प्रिंसिपल का क्यूब कीजिए। और अगर यदि 2 वर्षों का दिया हुआ है तो स्क्वायर करिए, ठीक है। तो यहां से अब हो गया आपका, पहले था 10 तो हो गया मेरा कितना 12, तो कितना ब्याज दिए 2, तो 2 जो है वो ये 10 का कितना प्रतिशत है, तो 100 से इसको क्या कीजिए गुना कर दीजिए। तो ये 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 20% आ जाएगा, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के 20% की दर से 3 वर्षों में राशि जो है वो मूलधन का 72.8% अधिक हो जाएगा। यहां से हम रेट निकाल लिए। अब आगे आपसे क्या बोला गया है कि 18,000 की धनराशि पर उसी ब्याज दर से जो ये ब्याज आया 20%, ठीक है, 1.5 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक है, ठीक है। ब्याज की गणना जो है वो हाफ ईयरली है। तो 1.5 वर्षों में कितना चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 18,000 पर, ठीक है। तो 1.5 वर्षों में यानी 1.5 वर्षों बराबर क्या हम लिख सकते हैं 18 महीना, ठीक है। 18 महीना तो ये अर्धवार्षिक है, तो कितना का स्लॉट बनेगा 3 का, ठीक है, 6 6 6 3 का स्लॉट बनेगा। और रेट आपका है 20% जो वार्षिक है, ठीक है। तो ये हाफ ईयरली करने के लिए 2 से भागा दे देंगे, तो रेट मेरा कितना आ जाएगा 10%, ठीक है। 10% मेरा आ गया क्या रेट, तो आप यहाँ लिखिए क्या प्रिंसिपल और यहाँ लिखिए क्या अमाउंट, ठीक है। और रेट मेरा कितना है 10%, तो 10% को हम क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं। 10% को 1/10 हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जब परसेंटेज हटा के काटेंगे तो 1/10 आएगा, ठीक है। तो नीचे वाला मान लीजिए प्रिंसिपल, ये हो गया आपका 10 प्रिंसिपल, अमाउंट कितना हो जाएगा 10 पर 1 रुपये का ब्याज, तो अमाउंट आपका हो जाएगा 11। तो ऐसा कितना बार करना है 3 बार करना है, क्योंकि 1.5 वर्षों में बोला है तो 6 महीना का 3 स्लॉट बना है, ठीक है। तो 3 बार ऐसा करेंगे, 10 से फिर 11 हो जाएगा, फिर आपका 10 से 11 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000, ठीक है, और 11 का क्यूब कितना होता है 1331, इतना तो पता ही होगा। अब ये प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का जो अंतर होगा वो होगा आपका ब्याज, ठीक है। तो 1000 और 1331 के बीच का अंतर कितना है 331 है, 331 यूनिट है, ठीक है। मेरा यहाँ जो मूलधन आया है वो कितना आया है 1000 आया है, ठीक है। और एक्चुअल में कितना पर निकालना है 18,000 पर। तो ये 1000 को 18,000 बनाने के लिए यहाँ 18 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो 18,000 आ जाएगा मेरा प्रिंसिपल, ठीक है। तो 18 से गुना इसमें किए तो रेशियो में क्या कहता है, इसमें भी आपको 18 से गुना करना पड़ेगा। तो मेरा ब्याज आया 331 यूनिट, इसको आप कर दीजिए 18 से गुना। तो गुना कीजिएगा तो 18 एकम 18 के 8 बाकियत में 1, 18 दिए 54 और 1 55, फिर 18 दिए 54 और 5 कितना हो जाएगा 59। तो कुल मेरा ब्याज आ गया 5958, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है 3। ये काफी खतरनाक सवाल था, ठीक है। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। रेशियो से करिएगा तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन आपको आसानी से हल हो जाएगा, ठीक है।
इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि आपको हर एक यूनिक तरीका बताऊं जिससे आप एग्जाम में अच्छे तरीके से सॉल्व कर लें। तो ये थे आज के सेशन के सभी बेहतरीन सवाल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में कुछ इसी धांसू क्वेश्चन के साथ।